हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। तो आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, किसको जोड़ना? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनाना सिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग इंटरमीडिएट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो उसमें हम लोगों को ये 3 चीज़ें पढ़नी हैं। आपको सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने को कहा जा सकता है, या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने को कहा जा सकता है, या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने को कहा जा सकता है। तो ये 3 टॉपिक्स पे हम लोगों का ये पूरा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसके कुल मिला जुला के 8 तरीके आप लोगों को जानने हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहला है इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। अब इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम लोग कैसे सिंपल सेंटेंसेस से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, समझ रहे हो? 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर आप एक साधारण वाक्य कैसे बनाओगे? तो इन्फिनेटिव का मतलब होता है अगर किसी वर्ब में यानी क्रिया में आप टू लगा दो तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू लगा दो तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। इसका मीनिंग निकलता है लास्ट में ना, ने, नी। करने के लिए, जाने के लिए, देखने के लिए, छोड़ने के लिए ना, खाने के लिए, पीने के लिए, इस तरीके का हिंदी मीनिंग निकालोगे तो वो मीनिंग आता है। ठीक है, ये इसे कहते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, अब हम लोगों को 2 वाक्य दिया रहेगा ना भाई, तब आप सिंपल सेंटेंस बनाओगे दोनों को मिलाकर। सिंथेसिस का मतलब ही होता है कि जोड़ना। तो आप लोगों को किसको इन्फिनेटिव बनाना होगा? अब आप कहोगे कि भाई 2 सेंटेंस हमको जब दिया जाता है तो दोनों में अलग अलग वर्ब होगा, है ना। पहले सेंटेंस का अलग वर्ब होगा, दूसरे सेंटेंस का अलग वर्ब होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोगों को करना क्या है, हमें वो सेंटेंस ढूंढना है जिसमें क्या हो, उद्देश्य हो या परिणाम हो। तो अगर आपको उद्देश्य या परिणाम वाला वाक्य जो दिखेगा उसी को आप इन्फिनेटिव में बदलोगे। समझ में आ रही है बात? ये 2 नियम बहुत ज़रूरी हैं आपको जानना कि इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करते हैं। वर्ब के पहले टू लगाते देते हैं और किसके वर्ब के पहले लगाएंगे, किस वाक्य के वर्ब के पहले लगाएंगे, तो वो वाक्य जिसमें आपको उद्देश्य या परिणाम पता चले। बात समझ आ गई? अभी तो ये हम लोगों ने सीखा, अब हम लोग एग्जाम्पल से ज़्यादा समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। आई कुड नॉट गिव एनीबडी, इसीलिए मैं किसी को दे नहीं सका। मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं किसी को दे नहीं सका। ये देखो 2 वाक्य हैं। ठीक है, अब 2 वाक्यों में आपको मिलाकर एक वाक्य बनाना है, वो भी सिंपल। तो जानते ही हो कि आप लोगों को परिणाम या उद्देश्य ढूंढना है। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं दे नहीं सका, तो ये एक तरह का परिणाम है ना कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसीलिए मैं नहीं दे सका। तो इसमें अब आपको वर्ब ढूंढना है। वर्ब आपका क्या है? वो है आपका गिव, है कि नहीं? तो अब आप इसके पहले क्या लगा दोगे, टू लगा दोगे। तो ये अगर इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना हो तो क्या बन जाएगा, आप ही बताओ। आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे, टू गिव एनीबडी। अब आप इसका मीनिंग निकालो कि मेरे पास पैसे नहीं थे किसी को देने के लिए। तो देने के लिए, मैंने आपसे कहा था ना, ना, ने, नी के साथ लिए आता है। तो देने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं थे किसी को देने के लिए। तो ये देखो एक सिंपल वाक्य बन गया कि नहीं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। इसमें कह रहा है हरी रैन फास्ट, हरी जो है तेज दौड़ा या दौड़ता है। ही वॉन्टेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज, यानी हरी तेज दौड़ा किस लिए? क्योंकि वो चाहता था प्रथम श्रेणी पुरस्कार पाना। ठीक है, प्रथम पुरस्कार पाना चाहता था इसीलिए वो दौड़ा। अब यहाँ पे भी उद्देश्य है, यहाँ पे उद्देश्य दिख रहा है, यहाँ पे आपको परिणाम दिख रहा था कि उसके पास पैसे नहीं थे इसीलिए वो बेचारा किसी को दे नहीं सका। अब यहाँ पे वो दौड़ रहा है या दौड़ा बहुत ज़ोर से,
अपना पूरी ताकत लगा के, और उसका उद्देश्य क्या था, फर्स्ट प्राइज पाना। तो यहाँ उद्देश्य इसमें पता चल रहा है। तो इसमें आपको वर्ब क्या है, टू गेट। तो यहाँ पे पहले से ही इन्फिनेटिव लगा हुआ है, बस वही उठा के आप इसमें जोड़ दोगे। तो इसका सिंपल आप कैसे बनाओगे, सिंपल लिख दोगे, हरी रैन फास्ट, हरी तेज दौड़ा क्या करने के लिए, टू गेट द फर्स्ट प्राइज। अब आप समझ रहे होगे हमें लगता है ना, प्रथम पुरस्कार पाने के लिए हरी जो है तेज दौड़ा था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, आई वॉन्ट अ नाइफ आई शैल कट वेजिटेबल्स विथ इट। मुझे एक चाकू चाहिए था या चाहिए जिससे मैं क्या करूँगा, या मैं सब्जियों को इससे काटूँगा। इसके मतलब किससे काटूँगा भाई, चाकू से ही काटूँगा। तो यहाँ पे आपको उद्देश्य दिख रहा है कि आपको चाकू चाहिए, क्यों, क्योंकि उसका उद्देश्य है सब्जियों को काटना। तो ये आपका उद्देश्य है। तो इसमें वर्ब क्या है आपका, कट। जिनको वर्ब नहीं पकड़ में आ रहा है वो आप लोग वर्ब की वीडियो देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको देखकर समझकर बेसिक चीज़ों को समझना है तो मेरा एक दूसरा चैनल है, उस पर मैं ग्रामर की छोटी छोटी बेसिक वीडियो डालता हूँ, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये वर्ब है, तो इसी के पहले आप टू लगाकर इसमें जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, बहुत सिंपल है। तो ये हो जाएगा, आई वॉन्ट अ नाइफ, मुझे एक चाकू चाहिए क्या करने के लिए भाई, टू कट वेजिटेबल्स, क्या करने के लिए, टू कट वेजिटेबल्स। अब आप विद इट नहीं लगाओगे इसमें, आप कहोगे क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि विद इट आप उसी से ही काटोगे ना, नाइफ से। तो ये आपको पूरी बात एक तरह से पूरा हो गया कि मुझे एक चाकू चाहिए सब्जियां काटने के लिए। देखिए यहाँ पे भी लिया आ गया, प्रथम पुरस्कार पाने के लिए। तो के लिए ये इसी को इन्फिनेटिव कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे इन्फिनेटिव क्या होता है। वर्ब के पहले टू लगा दो तो वो ना, ने, नी, के लिए इस तरह से मीनिंग निकालता है। तो अगला देखते हैं, ही वॉन्टेड टू एजुकेट हिज सन, वो अपने बेटे को शिक्षित करना चाहता था। ही सेंट हिम टू अमेरिका, उसने उसे अमेरिका भेजा। तो भाई उसने उसे पहले अमेरिका भेजा और उसका उद्देश्य था कि वो अपने बेटे को क्या कर सके, शिक्षित कर सके। ठीक है। तो ये पहला वाक्य है और ये उद्देश्य वाला वाक्य है, और इसमें उद्देश्य का जो वर्ब है वो ये है ना, एजुकेट करना। तो हम लोग पहले इसको लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है ही सेंट हिम। अगर हम सोचो अब कि हिम का हिम लिख दें तो हिम से पता चलेगा कि ही जो है, कोई जो बंदा है वो किसे भेज रहा है, आपको पता चलेगा। जबकि आपको इस वाक्य से पता चल रहा है, तो हम लोग हिम की जगह पे क्या लिखेंगे, हिज सन वहाँ पे लिख देंगे। तो ही सेंट हिज सन, यानी वो अपने बेटे को भेजा कहाँ, टू अमेरिका, अमेरिका भेजा। अब क्या करने के लिए भाई, टू एजुकेट। अब आप सोचोगे सिर्फ टू एजुकेट लिख दे तो सही हो जाएगा, लेकिन नहीं। एक चीज़ यहाँ ध्यान दिया करो कि जो काम ही जो है वो स्वयं नहीं करेगा, उसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। अब यहाँ पे ही जो है वो खुद तो एजुकेट करेगा नहीं, उसका उद्देश्य तो है कि अपने बेटे को वो शिक्षित कराना चाहता है, कराना चाहता है, कराना, करना नहीं, कराना चाहता है। आप समझ रहे होगे। तो इसको एजुकेट, उसके बेटे को एजुकेट कौन करेगा, कोई तीसरा पर्सन करेगा, इसीलिए यहाँ पे इसको पैसिव बनाएंगे। और पैसिव बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, आप टू जो लगा है उसके बाद बी लगा दोगे, ठीक है, और उसको थर्ड फॉर्म लिख दोगे। तो ये हो जाएगा अमेरिका टू बी एजुकेटेड। अब आप सोचोगे ऊपर ऐसा कुछ नहीं किए, तो ऊपर जो वर्क था वो जो करता था, यानी जो सब्जेक्ट था उसी को करना था, इसीलिए उसमें पैसिव वॉइस नहीं बदले थे। समझ रहे हो। अगले एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ही हैज़ 3 डॉटर्स, उसकी 3 पुत्रियां थीं, ठीक है, या पुत्रियां हैं। ही हैज़ टू गेट देम मैरिड, वो उनकी शादी कराना चाहता है। तो कराना चाहता है यानी इसमें जो शादी कराने का, कराएगा तो वो ही, लेकिन किसी तीसरे बंदे से। तो यहाँ पे भी जो वर्क है
वो किसी और से कराना चाहता है, तो तीसरा बंदा है, इसीलिए इसमें भी पैसिव वॉइस बनेगा, जैसे कि पिछले में बना था। तो यहाँ पे आप क्या बनाओगे, ही हैज़ 3 daughters, उसकी जो है कितनी पुत्रियाँ हैं, 3 पुत्रियाँ हैं, टू गेट them बी मैरिड। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन कोई ख़ास टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई टफ नहीं है। आप सिर्फ अपना दिमाग लगाओ, 1-2 एग्जांपल्स ही ऐसे होते हैं, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे, इससे बाहर नहीं आएगा। बस इतना समझ लो कि कोई वर्क तीसरा पर्सन अगर कर रहा है सब्जेक्ट के अलावा, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट ही है और उसके अलावा ही वो वर्क होगा, मैरिड वो खुद नहीं करने वाला। ठीक है, तो इसीलिए उसको पैसिव वॉइस बनाना ज़रूरी है। पिछले एग्जांपल में वो एजुकेट खुद नहीं करने वाला था, इसीलिए। तो ये था आपका थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल। अब आते हैं नेक्स्ट। लिखा हुआ है आई हैव सम ड्यूटीज़, मेरे कुछ कर्तव्य हैं, आई मस्ट परफॉर्म दैम, और मुझे उसे निभाना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपका कुछ ड्यूटीज़ है तो आपको निभाना है, तो यहाँ पे भी आपका एक उद्देश्य है कि मुझे अपने कर्तव्य को निभाना है। तो बस यही चीज़ आपको लिखना है इन्फिनेटिव बना के, आई हैव सम ड्यूटीज़। क्या है, मेरी कुछ कर्तव्य है, क्या करने के लिए, टू परफॉर्म दैम, क्या करने के लिए, टू परफॉर्म दैम। अब देखो एक चीज़ ध्यान से यहाँ पे समझो, अगर ये जो ड्यूटीज़ हैं अगर इसको परफॉर्म कोई और करता, उसको परफॉर्म कोई और करता, तो यहाँ पर टू बी परफॉर्म्ड लिखा था, जैसे कि आप यहाँ पर अब लिखे थे और एजुकेटेड में लिखे थे, यहाँ पे टू बी परफॉर्म्ड लिख सकते थे अगर ये परफॉर्म इसको नहीं करना होता, यानी आई को। मेरी बात समझ रहे हो, तो ये परफॉर्म वो खुद ही करेगा, इसीलिए ये पैसिव वॉइस में नहीं गया, ये एक्टिव वॉइस में गया। समझ गए मेरी बात। तो देखो ये 2 अलग अलग टाइप के एग्जांपल आपके सामने है, ये एक तरह का नॉर्मल हो गया, इस तरह के ही ज़्यादातर आपको मिलेंगे, इस तरह के कम ही मिलेंगे। तो आप बस देख लेना कि ये मैरिड भाई कोई किसी और से होगा, इसीलिए यहाँ बी लगा है, एजुकेट भी कोई और करेगा इसीलिए वहाँ बी लगा हुआ है, लेकिन ये परफॉर्म ये सब्जेक्ट ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप परफॉर्म लगाए हो, आप समझ गए हो। अब आते हैं नेक्स्ट, नीता इज़ वेरी पुअर। अब देखो ये दूसरा एग्जांपल आ गया, टाइप, दूसरा टाइप। तो इसमें देखो करते क्या है, जहाँ पर वेरी पुअर आ जाए, आपको थोड़ा सा वेरी और टू में अंतर बता देते हैं, वेरी और टू। ठीक है, वेरी का मतलब भी बहुत होता है, टू का मतलब भी बहुत होता है। वेरी का मतलब ये होता है कि बहुत, मतलब आप बोल सकते हो कि हाँ बहुत है, लेकिन फिर भी आप बोल सकते हो कि बहुत अत्यधिक नहीं है, मतलब अत्यधिक से एक लिमिट होती है ना। वेरी का मतलब एक लिमिट के अंदर, वो गरीब तो है लेकिन वो लिमिट के अंदर गरीब है। और टू पुअर कह दिया जाए, इसका मतलब वो गरीबी की जो एक रेखा है उससे भी नीचे चला जा चुका है। समझ रहे हो, यहाँ वेरी फैट है तो वेरी फैट का मतलब हुआ कि एक ठीक ठाक मोटा आदमी है, लेकिन अगर मैं टू फैट लगा दूँ तो इसका मतलब जो एक मोटापा की आप जितना इमेजिन कर सकते हो उससे भी ज़्यादा मोटापा, तो ये टू वर्ड उसको निभाता है। तो मैंने इस छोटा सा आपको इसमें डिफरेंस बता दिया। अब हम लोग उसी का यूज़ करके इसको सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि उद्देश्य या परिणाम वाले वाक्यों में ऐसा करते हैं। तो नीता जो है बहुत गरीब है, शी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज़, कैरी ऑन मतलब जारी रखना, वो अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकती। तो ये परिणाम हो गया ना भाई कि वो गरीब है इसीलिए वो अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकती। तो अब उसकी शिक्षा जारी नहीं रह सकती, तो अब इसको हम बनाते हैं। तो ये उद्देश्य वाला वाक्य नहीं है, तो ये इसी तरह रहेगा, लेकिन वेरी जो है वो किस में बदल जाएगा बच्चों, टू में। इसको बहुत ध्यान देना, टू में बदल गया। अब टू पुअर, और इसमें वर्ब क्या है, कैरी ऑन। टू पुअर टू कैरी ऑन हर स्टडीज़। अब देखो दोनों का मीनिंग सेम ही निकल रहा है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि नीता बहुत गरीब,
बहुत गरीब है, बहुत नहीं, बहुत गरीब है। शी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज़, वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकती। और इसमें क्या कह रहा है, नीता बहुत ज़्यादा गरीब है अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, है ना। अब आप कहोगे कि इसमें नहीं शब्द तो आया नहीं, तो कैसे आप कह रहे हैं कि अपनी जारी नहीं रख सकती। तो मीनिंग देखोगे ना आप, सेंस देखोगे तो नहीं का ही आ रहा है। जैसे आप समझ लो कि आप 15 साल के हो, सपोज़ करो, ठीक है, 15 हो या 17 हो, और कोई एक ऐसा एसएससी का फॉर्म है या कोई ऐसा फॉर्म है जो कि 20 साल के बच्चे भर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि ये फॉर्म भरने के लिए तुम काफ़ी छोटे हो, ये फॉर्म भरने के लिए तुम काफ़ी छोटे हो। तो मैंने तुमसे तो नहीं वर्ड नहीं कहा कि भाई ये फॉर्म तुम नहीं भर सकते, ऐसा तो मैंने कहा नहीं। मैंने सिंपल सा कहा ये फॉर्म भरने के लिए तुम बहुत छोटे हो। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि नीता अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बहुत गरीब है ना। या इसको आप ऐसे कहो, नीता बहुत गरीब है, वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकती। तो ये सेम हो गया। उसी तरह देखो यहाँ पर है, यहाँ पे भी वेरी को आप टू में बदल दोगे तो आपका बदला जाएगा। सिंपल सी बात है, ही इज़ टू फैट, यानी वो बहुत मोटा है क्या करने के लिए, ये आपका वर्ब है। तो टू रन फास्ट, वो बहुत मोटा है तेज़ दौड़ने के लिए, यानी वो इतना मोटा है कि वो दौड़ ही नहीं सकता तेज़, ठीक है। नेक्स्ट है माई अंकल इज़ क्वाइट वीक, मेरे अंकल जो हैं वो काफ़ी वीक है। काफ़ी का मतलब भी वेरी होता है, ठीक है, वेरी। तो यहाँ पे भी सेम तरीके से आप बनाओगे, माई अंकल इज़ टू वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं क्या करने के लिए, टू गो, ये वर्ब है ना आपका। यहाँ पे क्या वर्ब था, रन, यहाँ पे गो है, तो यहाँ पे उसके पहले टू लगा दिया, टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यानी सुबह की वॉक के लिए जाने के लिए मेरे अंकल जो है क्या हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। तो ये इसका मीनिंग है। आई होप कि आपको ये सारे टाइप के एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। एक शुरू में जो मैंने बताया वो एकदम सिंपल था, उसमें आपको उद्देश्य या परिणाम ढूंढ के उसके वर्ब के पहले टू लगाकर पहले वाले वाक्य में जोड़ दोगे। दूसरा मैंने बताया जिसमें आप पैसिव वॉइस बनाते हो, तो पैसिव किस में बनाते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। और तीसरा टाइप और आखिरी टाइप जिसमें वेरी का यूज़ होता है, तो उसको आप कैसे करोगे वो भी आपने देख लिया। इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं, ये वाला पहले टाइप के ही बराबर है, बस वेरी की जगह टू लगा देते हैं, ये टू, ये वाला टू, ठीक है, वेरी की जगह पर या क्वाइट की जगह पर। और बाकी तो जो पहले भी कर रहे थे जिसमें उद्देश्य या परिणाम हो, तो परिणाम ही इसमें दिख रहा है, तो जिसमें परिणाम आपको दिखेगा उसके वर्ब में पहले टू लगाकर आप जोड़ दोगे पहले वाले वाक्य में। मेरी बात समझ गए। आई होप इन 9 एग्जाम्पल से आपको काफ़ी हेल्प हुआ होगा। अब आप इन्फिनेटिव से करने को आएगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप इसको पॉज करके नोट कर लो और इसको प्रैक्टिस करो। और मैंने जितने एग्जाम्पल बताए हैं अगर वो आपको समझ में आए हैं तो आप ये ज़रूर कर लोगे। और अगर कोई इसमें से नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझे बताओ, उसको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में ही आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों से शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, चैनल से जुड़ जाओ और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।